चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, सबसे पहले एक काम करो, अपनी बुक खोलो, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। पहले एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 फटाफट से पढ़ो और करने की कोशिश करो, फटाफट करो। चलो भाई, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल 3 दिया था करने के लिए। अब एक बात और भाई, इस लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब जिसको भाई कॉन्सेप्ट नहीं आते तो पहले वो लास्ट वाला लेक्चर देखना, मैं उसको इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग पहले वो लेक्चर देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर ये लेक्चर देखना जिसमें हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं। चलो देखो भाई, एग्जाम्पल 3 कहता है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 10 कार्ड है, उन पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी हुई है, उन्हें बॉक्स में डाल दिया। मिक्स्ड अप थोरोली। हाँ भाई, और जो भाई वीडियो से पढ़ रहे हैं बुक साथ लेके बैठना भाई, ठीक है। मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। और क्या करा, एक कार्ड को ड्रॉन किया गया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। मुझे क्या पता है, जो कार्ड निकला उसमें नंबर क्या है, 3 से ज्यादा। What is the probability that it is an even number? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या है, इवन नंबर। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि नंबर क्या है, इवन। पता क्या है कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है। सबसे पहले अपने इवन डिस्क्राइब कर लो। ए किसको लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट ए डिनोट्स नंबर इज इवन and B denotes number is more than 3। नंबर जो है वो 3 से ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, 10 नंबर निकाले हैं तो बताओ देयरफॉर ए में कौन कौन से इवेंट आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। सही है। बी में कौन कौन से आएंगे 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 डॉट 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 10 तक। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 4, 6, 8, 10। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने फेवरेबल है, 4। टोटल कार्ड कितने थे, 10। बैग में 10 कार्ड है, कितना आंसर होगा, 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है, 7, 7/10। क्या आंसर आ गया, 4/7। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का आया। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना एक बारी, पहले खुद ट्राई करो फटाफट से। एग्जांपल 4 क्या कहता है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 1000। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। टोटल बच्चे कितने हैं, 1000, उनमें से कितनी लड़कियां हैं, 430। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। क्या मतलब है, 430 में से 10% बच्चियां ऐसी हैं जो कहां पढ़ती हैं, क्लास 12 में। तो मुझे बता दो क्लास 12 में पढ़ने वाली बच्चियां कितनी हो गई, 43। 430 का 10%। आगे चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है that a student chosen randomly studies in class 12। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि मैंने एक बच्चा चूज किया है, वो कौन सी क्लास में है, क्लास 12th में। given that the chosen student is a girl। और मुझे क्या पता है कि जो बच्चा मैंने चूज किया है वो क्या है, गर्ल। बताओ यहां पर ए किससे लोगे, वेरी गुड, यहां पे होगा लेट ए डिनोट्स, जिसकी मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12। और बी डिनोट्स चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। यही था ना, यही था ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे क्या कि बच्चा जो चूज किया वो 12वीं में पढ़ता है, जब वो क्या है, लड़की। फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। देखो, ए का मतलब कि वो क्लास 12 का बच्चा होना चाहिए, बी का मतलब वो लड़की होनी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्लास 12 का होना चाहिए और लड़की होना चाहिए, तो मतलब क्लास 12 की बच्ची। तो क्लास 12 में कितनी लड़कियां हैं, 43। अभी सीख लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 43 अपॉन में 1000, ये होगा।
समझ गए, है ना। टोटल बच्चियां 430 हैं, उनका 10% कहां पढ़ती है, क्लास 12th में। तो 430 का 10% कितना आ गया, 43 बच्चियां ऐसी हैं जो क्लास 12th में पढ़ती हैं। नीचे क्या था, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। गर्ल कितनी है मेरे पास, 430 बाय 1000, समझ गए। 1000 से 1000 कैंसिल, क्या बचेगा, 43 अपॉन 430, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1 आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करना है आपने, एग्जाम्पल 6 करो। देखो भाई एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाई को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 36। सबको बनाने आते हैं तो मैं नहीं बना रहा, 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 6, 2 1 से लेके 2 6, 3 1 से लेके 3 6 3, 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6, 6 1 से लेके 6 6। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। भाई क्या ऑब्जर्व किया है कि जो 2 नंबर आ रहे हैं ना उनका सम कितना है, 6। ये ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना है, 6। चलो, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 4 है वो कम से कम एक बार आया। बात समझ में आ गई अच्छे से। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि 4 कम से कम एक बार आया। पता क्या है कि जो नंबर आए उनका सम क्या है, 6। तो सबसे पहले लेट A denotes 4 appeared at least once, ठीक है। एंड B denotes, क्या हो गया, sum of number is 6, ठीक है। चलो अब फटाफट से लिख लेते हैं। ए में वो वाले ये बता रहे हैं जिसमें कम से कम एक बार 4 है, तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, कम से कम एक बार 4। भाई एक डाई को 2 बार फेंका, सारे इवेंट ध्यान रखना। क्या ए में ये आएगा, आएगा। क्या ए में ये आएगा, आएगा। क्या ए में ये आएगा, आएगा। क्या ए में ये आएगा, अरे भाई ये भी तो आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। कम से कम एक बार 4, कम से कम एक बार 4 का मतलब 4 या तो एक बार हो या 2 बार हो। चलो ये आएगा और ये आएगा। अब आगे ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा भाई। सैंपल अभी 4 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो 4 5 4 6 टोटल 11 इवेंट्स आ गए। सैंपल स्पेस बना लेना। आगे बी क्या था, सम ऑफ द नंबर इज 6। जो नंबर आए उनका सम क्या है, 6। बताना पहला इवेंट क्या होगा, 1,5 होगा, अगला 2,4 होगा, अगला 3,3 होगा, अगला 4,2 होगा, अगला 5, और कोई नहीं होगा। समझ गए। इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लो, जिसमें 4 आ रहा है, एक ये है एक ये है, ये इन दोनों में कॉमन है, 2,4 4,2। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट है, 2। जब 2 डाई को फेंकते हैं और एक डाई को 2 बार फेंकेंगे तो कितने इवेंट बनते हैं, 36। सैंपल स्पेस में 36, बी में कितने हैं, 5। आंसर आ गया 2/5। समझ गए भाई, अच्छे समझ में आया, पक्का आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अच्छा यार एक बार ये भी कर लो, एग्जांपल 5 भी कर लो, फटाफट से करो। देखो भाई एग्जांपल 5 क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को कितनी बार फेंका है, 3 बारी। जब एक डाई को 3 बारी फेंकते हैं कितने इवेंट्स बनेंगे, कितने आउटकम्स बनेंगे, 216 216 बनेंगे, है ना। चलो इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। दे रखा है ए क्या है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। ए कौन सा इवेंट है कि जो तीसरी बार फेंका है ना, थर्ड थ्रो पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मुझे बता दो ए में कौन कौन से इवेंट आएंगे, जिसके लास्ट में 4 होगा। देखो भाई सिस्टमैटिक चलना है, एक 1 1 4 आ सकता है ना, ध्यान देना। अगला क्या आ सकता है, 1 2 4। अगला क्या आ सकता है, 1 3 4। अगला क्या आ सकता है, 1 5। अबे हाँ बेटा मैं गिनती भूल चुका हूं लग रहा है।
144, 154 और 164। चलो अब आगे 2 से स्टार्ट करो। अब मैं नहीं लिख रहा सारे, तो 2 कहां से आएगा, 264 तक आएगा। अगला 314 से लेके डॉट 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 364 तक आएगा। अगला 414 से लेके डॉट 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 464 तक आएगा। अगला 514 से लेके डॉट 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 564 तक आएगा। अगला 614 से लेके 664। ये टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 36। अब आगे चलो, बी क्या है। बी में मुझको बोला है 6 ऑन दी फर्स्ट, 5 ऑन दी सेकंड। पहले थ्रो पे 6, दूसरे थ्रो पे 5, तीसरे पे कुछ भी हो। चलो भाई 651, 652, 653, 654, 655, 656। यही था, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे कुछ भी हो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। जिसके एंड में 4 है बस वही कॉमन होगा, है ना, सिर्फ एक ही इवेंट है। 6, 5, 4। चलो मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है। कितने एलिमेंट है, एक। टोटल पॉसिबल आउटकम 216। बी में कितने हैं, बी में 1 2 3 4 5 6, 6/216। कैंसिल कैंसिल, 1/6 आंसर। समझ में आया भाई, आसान था। नेक्स्ट आ जाओ। अभी एग्जाम्पल 7 से पहले आओ अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, 13.1। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इवेल्युएट पी ए यूनियन बी। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। जब मुझे गिवन है क्या, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13। ओके, और क्या दे रखा है, एंड मुझे क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन कितना है, 2/5। ओके ओके ओके। पी ए यूनियन बी, फटाफट से पहले बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई पी ए तो यहां से निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए इतना है, तो फटाफट से बताओ पी ए कितना होगा, जल्दी बताओ। 5/26। अगला पी बी कितना होगा, 5/13। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे क्या निकालना है, पी ए बाई बी। भाई हमारे पास गिफ्ट आया एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन कितना है, 2/5। क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी बी कितना है मेरे पास, चलो पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2/5 इंटू बी बी कितना है, 5 कैंसिल हो गया, 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब नाउ फॉर्मूला पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन लिया, 26। 5 10 माइनस 4, 15 माइनस 4 कितना हो गया, 11। क्या तुम्हारा आंसर यही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, 5th करो। देखो भाई अनंत भाई से बोल रहे हैं सर ट्वाइस ऑफ पी ए इतना है, तो पी ए 5/26 क्यों आ गया, पी ए तो 10/13 होना चाहिए था, तेरा ये मतलब है। तो भैया इसके लिए ना जब भी कभी कहीं भी शंका होना तो बच्चों की तरह सॉल्व करो। बचपन में मान लीजिए x है, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 5/26। सर आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया। चल अगला क्वेश्चन कर दो।
क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 करो, फटाफट से करो। देखो भाई, फिफ्थ 13.1 का पी ए कितना गिवन है? पी ए अपने को गिवन है 6/11, पी बी गिवन है 5/11 एंड पी ए यूनियन बी गिवन है 7/11। ठीक है, फाइंड पहले केस में फाइंड करना है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसकी वैल्यू है 7/11, ए की वैल्यू 6/11, इसकी वैल्यू 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 और 5 11, ये इधर जाके माइनस होगा, 11 माइनस 7 4/11। समझ गए? अब आगे सेकंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। सीधा सीधा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, कैंसिल 4/5। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, निकालो भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला डालो इसका भी। इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, यहाँ पे ए नीचे है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11, ए की वैल्यू 6/11, 11 से 11 कैंसिल, 4/6 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 3 पार्ट है। इसका 6 का हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, बाकी 2 पार्ट खुद करोगे। करो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखो भाई क्वेश्चन 6 का मैंने बोला सेकंड पार्ट। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को जब 3 बार टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस फटाफट से बना लेते हैं। एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। अगला टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। ई इवेंट है सेकंड पार्ट में, बाकी तो आप लोग से हो जाएंगे। एटलीस्ट 2 हेड, क्या है? एटलीस्ट 2 हेड है ना भाई। तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 हेड वाले में कौन से आएंगे? जिसमें 3 हेड है वो भी आएगा, जिसमें 2 हेड है वो भी आएगा। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? ठीक है। अब आगे एफ कौन सा इवेंट है? एफ इवेंट है भाई एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 में ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 हेड वाले भी आएगा, 1 हेड वाले भी आएगा, और जिसमें हेड नहीं है वो भी आएगा। इसको छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। 2 हेड वाले भी, 1 हेड वाले भी, और जिसमें हेड नहीं है वो भी आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। मुझे निकालना क्या इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। तो पहले क्या निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन में सब कुछ ये तीनों आ जाएंगे, बस यही तो नहीं आएगा। समझ गए? तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा तुम्हारा? एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 3 बाय कितना था? 8, और एफ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, अबे 7, 7/8 कितना आ गया? 3/7। चलो आगे चलो नेक्स्ट अगला। इसके बाकी दोनों पार्ट आपसे हो जाएंगे। अच्छा 7th आपसे हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8th हाँ 2 टाइप वाला आपसे हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कर लो एक बारी, मदर फादर एंड सन वाला। ठीक है भाई, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, ठीक है, जो कि मेरे लिए एक सपना है, कभी पूरा होगा। चलो करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मदर कह रहा हूं मैं देखो भाई, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है भाई। अच्छा जब मदर फादर और सन क्या करेंगे, फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप होंगे, तो क्या होगा? उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बोलो नहीं प्लीज।
ठीक है भाई, तो मैं तो बोलूंगा ही ना, फादर मदर सन, अगला फादर सन मदर, और सन फादर मदर, और सन मदर फादर, और क्या रह गया, मदर फादर सन, मदर सन फादर। ऐसे अरेंज कर दिया, एक बार पहले पापा, फिर पहले मम्मी, फिर पहले बेटा। यही 6 बनेंगे, आपके भी 6 ही बने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इसने, इसने बोला है हाँ, ई एक इवेंट है, इसमें भी क्या निकालना है मुझे, ई एक इवेंट है, सन ऑन वन एंड, किसी एक कोने पे सन होना चाहिए, या तो लेफ्ट वाले पे या तो राइट वाले पे। तो बताओ ई में कौन कौन से आएंगे, फादर मदर सन, और एक ही आ जाएगा सन फादर मदर सन मदर फादर, और एक ही आ जाएगा मदर फादर सन। अब आगे चलो, एफ है, एफ है फादर इन मिडल, फादर मिडल में होने चाहिए, पापा बीच में है, क्यों हंसा तू, सन फादर मदर, और मदर फादर सन। चलो ठीक है, अब इसने मुझे क्या बोला है, हाँ, कोई ई बाय 8 से लेके 9 में क्या निकालना है, ई बाय एफ निकालना है। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है, अरे ये तो दोनों ही आ गए, एस एफ एम, एम एफ एस, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 2/6, एफ में भी सेम था 2/6, कैंसिल होके 1 आंसर है ना। ये कैसा इवेंट है भैया, ये तो भैया इसकी उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, तो ये श्योर इवेंट है। नेक्स्ट अगला 10th, चलो 10th करो एक बार ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक और एक रेड डाइस इन दोनों को फेंका है। तो आप यूं समझ लो, पहले वाली ब्लैक और दूसरी वाली रेड, ऐसे समझ लेते हैं हम, पहले वाली ब्लैक और दूसरे वाली रेड। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा जब 2 डाई को फेंकते हो तो क्या बनता है 36, ठीक है। तो आप यूं समझ लो, इसका जो सैंपल स्पेस है वो ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये पहले वाली ब्लैक है और दूसरे वाली रेड, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगला बनेगा 2 1 से लेके 2 6 तक, अगला बनेगा 3 1 से लेके 3 6, अगला बनेगा 4 1 से लेके 4 6, अगला बनेगा 5 1 से लेके 5 6, अगला बनेगा 6 1 से लेके 6 6। सही है, ये बनेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसने बोला है पहला केस, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। जो सम है वो क्या आना चाहिए 9 से बड़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए क्या होगा, लेट ए डिनोट्स सम इज ग्रेटर देन 9। अब आगे, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 एंड बी डिनोट्स ब्लैक डाई शोज 5। चलो अब आगे चलते हैं। अब बताओ ए में क्या है, सम 9 से बड़ा, तो सम जिसका 10 होगा 11 होगा 12, तो 10 वाले कौन कौन से होते हैं 4 6 5 5 4 6, ये हो गए 10 वाले 6 4। 11 वाले से 2 ही होते हैं 5 6 और 6 5, और 12 वाले तो 2 ही होते हैं 6 और 6। नेक्स्ट बी, बी में ब्लैक डाई शोज 5, मैंने मान लिया पहले वाली ब्लैक डाई है, तो ये वाले सारे आ जाएंगे, समझ गए। 5 1 5 2 डॉट 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 कहां तक 5 6 तक, ये 6 के 6 इवेंट आ जाएंगे। चलो मैं देख देता हूं 6 के 6 ये फटाफट से। 5 5 5 6, ठीक है। चलो अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 5 है और एक 5 5 है, बस 2 ही है, 5 5 और 5 6। निकालना क्या अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
व्हेन बी इज गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी 2/36 और बी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6/36 कैंसिल 1/3 आंसर। पहले पार्ट का आंसर 1/3 आया। बी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब बी ए और बी से ले लिया, अगला सी और डी ले लो। सी डिनोट्स सम इज 8। अब आगे चलते हैं, अगला क्या था, सी डिनोट सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट अ नंबर लेस देन 4 एंड डी डिनोट्स रेड डाई shows नंबर लेस देन 4, है ना। चलो ठीक है, अब सी के अंदर बताना कौन कौन से इवेंट आएंगे जिनका सम 8 है। एक तो आएगा 2 6, एक आएगा 3 5, एक आएगा 4 4, एक आएगा 5 3, एक आएगा 6 2, बस यही आएंगे। अच्छा डी में कौन से आएंगे कि रेड डाई पे नंबर 4 से छोटा है। रेड डाई कौन सी, ये वाले, समझ गए। एक तो ये लाइन पूरी सब पे 1 है, एक ये लाइन पूरी सब में 2 है, एक ये लाइन पूरी सब में 3, समझ गए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक आएगा 1 1 से लेके 1 6 वाली पहली रो, अगली आएगी 1 2 से लेके, अरे 1 2 से, अरे नहीं 2 अरे मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये 6 1, अब सही ना। 1 2 से लेके कितना आ जाएगा 6 2 तक, अगला आ जाएगा 1 3 से लेके 6 3 तक, समझ गए भाई, है ना। रेड डाई पे मतलब इस पे जो नंबर है 4 से छोटा, तो पहले वाली रो में रेड डाई पे 1 है, दूसरे वाली रो में रेड डाई पे 2 है, तीसरे वाली रो में रेड डाई पे 3 है, तो पहले 3 रो आ गई, समझ गए। अब फटाफट से बताना इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। तो भैया यहां मत देखना, यहां देखना कि बाद वाले पे नंबर क्या होना चाहिए 4 से छोटा, बाद वाली पे नंबर 4 से छोटा 1 2 5 3 6 2, समझ गए, समझ गए। अब निकाल दो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन डी इज गिवन, सी इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इन दोनों में कॉमन 2/36। डी में कितने थे 18, दैट इज 1/9। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, आ गया अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपने करना है, ये चाइल्ड वाला एग्जांपल भी है और ये भी है, तो एक काम करो एग्जांपल छोड़ दो, ये कर लो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 करो फटाफट से। देखो भाई 12th क्वेश्चन क्या कहता है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। एक फैमिली में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे, तो पहले इसका सैंपल स्पेस बना लो। इसका सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय, बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। चलो अब आगे चलते हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स, तो लेट ए डिनोट्स बोथ आर गर्ल्स। अब आगे चलते हैं, पहले केस में बोला है गिवन दैट द यंगेस्ट इज द गर्ल, तो पहले केस में क्या गिवन है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, तो मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं, बी डिनोट्स यंगेस्ट इज अ गर्ल। अच्छा दूसरे केस में क्या गिवन है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो उसको भी लेट कर लेता हूं, एंड सी डिनोट्स एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। चलो अच्छा पहले निकाल लेते हैं, ए में कौन कौन से इवेंट आएंगे, बोथ आर गर्ल्स बॉय बॉय। बी में कौन कौन से आएंगे, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल, एक तो ये रही एक तो ये रही, बीजी और जीजी मतलब छोटी बच्ची गर्ल होनी चाहिए। सी एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की, बीजी जीबी
जी जी सही है। चलो अब पहला केस क्या निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी वो क्या, अच्छा बोथ आर गर्ल्स, और बी में क्या आएगा, बी में यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो यंगेस्ट का मतलब बेटा क्या होता है, यंगेस्ट का मतलब बड़ी होता है। तेरा कोई बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटी बहन है, तो यंगेस्ट कौन है, तू या वो, चलो ओए बोलो मत, चलो बी में क्या आएगा, जी बी, हाँ एक और आया बेटा। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है वो लड़की होना चाहिए ना भाई, छोटा बच्चा है बेटा। चलो भाई अरे बोलो मत, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बस बड़े वाले को एल्डर बोलते हैं यार, बताओ। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेटा कंफ्यूजन हो जाती है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, या निकाल दो ना इंटरसेक्शन। अरे बोलो नहीं प्लीज, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 बाय कितना आ गया, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 2/4, दैट इज 1/2। सेकंड में निकालना है, बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सही है। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो फटाफट से, ए इंटरसेक्शन सी भी जी जी आ रहा है भाई, चलो जी, ए इंटरसेक्शन सी 1/4 और सी में कितने एलिमेंट, 3/4, सबसे आसान क्वेश्चन था, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी 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 इंपोर्टेंट, जरा करो फटाफट से 13। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें एक तो इजी है और एक है डिफिकल्ट। चलो इंस्ट्रक्टर हैज द क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स वाले इजी कितने हैं, 300, 200 डिफिकल्ट, और ट्रू फॉल्स वाले डिफिकल्ट 200 है। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 इजी है, और एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, सही है। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 1400 हो गए। अब आगे चलो, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इस क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी, तो ए लिख लो, लेट ए डिनोट्स selected question is easy, ठीक है। एंड बी denotes क्या गिवन है, गिवन दैट इट इज द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। बी क्या होगा, बी denotes selected question is एमसीक्यू टाइप। हाँ जी बात समझ में आ गई सबको, सबको आ गई अच्छे से। अब एक बात पूछूंगा, ठीक है रुमाना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए कि वो इजी भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एमसीक्यू। सबको समझ आ गया, निकालना क्या है मुझे, ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इजी होना चाहिए, एमसीक्यू होना चाहिए, इजी होना चाहिए, एमसीक्यू होना चाहिए। 500 अपॉन टोटल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। बी, बी क्या था कि वो एमसीक्यू होना चाहिए, एमसीक्यू कितने हैं 900, 5/9 आंसर। हाँ जी क्लियर है, फुल पावर। अगला क्वेश्चन 14 करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है,
गिवन दैट टू नंबर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ये गिवन है, दो डाई फेंकी है, जो नंबर आया वो दोनों क्या है, डिफरेंट। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन द डाइस इज 4, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की सम क्या है 4, लेट ए डिनोट्स सम इज 4, ठीक है, एंड बी डिनोट्स नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट। चलो, ए में क्या है, जिनका सम 4 है वो आएंगे 1 3 2 2 3 1। बी में आएंगे वो सारे नंबर जो अलग अलग है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़कर, है ना। तो 1 2 से लेके 1 3 1 4 1 5 1 6, अगला आएगा 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3 से लेके 2 6, अगला आएगा 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 से लेके 3 6 तक, अगला आएगा 4 1 से लेके 4 3, फिर 4 4 नहीं आएगा, 4 5 और 4 6, अगला 5 1 से लेके 5 4 तक, 5 5 नहीं आएगा, फिर 5 6 आएगा, अगला 6 1 से लेके डायरेक्ट 6 5 तक आएंगे, 6 6 नहीं आएगा। समझ गए, ये 6 ही तो नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। इसमें कितने इवेंट्स हैं टोटल, 30 है ना, बस वही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं। चलो निकालना क्या है, अच्छा ये तो निकालना है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1। चलो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 2 अपॉन 36, बी में कितने थे 30, 30 अपॉन 36 1/15। समझ गए। अब क्या करना है आपने, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है और ये एग्जांपल नंबर 7 दोनों सेम है, पहले एग्जांपल 7 करो और लिख लो इंपॉर्टेंट। देखो भाई, क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जांपल 7, थोड़ा ध्यान से समझना इसको यार, ठीक है। एग्जांपल 7 क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, इफ द क्वाइन शोज हेड, अगर क्वाइन पे क्या आया हेड, टॉस इट अगेन। बात समझ में आई, एक क्वाइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो मैंने क्वाइन को दोबारा फेंका। बट इफ इट शोज टेल, बट अगर क्वाइन पे क्या आ गया, टेल आ गया, देन थ्रो अ डाई, तो हमने क्या फेंकी, एक डाई फेंकी। बात समझ में आ गई। फाइंड द, अच्छा पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। अच्छा एक बार दोबारा बताना, अगर क्वाइन पे हेड आता तो क्या करते हैं, क्वाइन को दोबारा फेंकते हैं। अगर क्वाइन पे हेड आया तो मैंने क्वाइन को दोबारा फेंका, तो हो सकता है दोबारा हेड आ जाए या हो सकता है दोबारा टेल आ जाए। एक बात समझ में आ गई। अब अगर क्वाइन पे टेल आता है, यहां लिख देता हूं, तो मैंने एक डाई फेंकी, और जब डाई फेंकूंगा तो क्या होगा, हो सकता है डाई पे 1 आया हो सकता है डाई पे 2 आया हो सकता है डाई पे 3 आया हो सकता है डाई पे 4 आया हो सकता है डाई पे 5 आया हो सकता है डाई पे 6 आया। ठीक है बच्चे, अब मुझे ना एक बात का जवाब देना आगे बढ़ने से पहले। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एमसीक्यू टाइप में। मैं अगर आपसे पूछ लूं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ h, h और प्रोबेबिलिटी ऑफ t, 1 इक्वल होगी, आंसर होगा नहीं। कुछ बच्चे होते हैं इसको लिख देंगे हम 1/8, इसे भी लिख देंगे 1/8। नहीं, ऐसा क्यों बताना, एक बार इसके पीछे एक रीजन बताया मैंने आपको, बताया था मैंने। हाँ तू कहीं जा रहा है, सही, वेरी गुड। क्योंकि ये सारे इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है सबके आने के चांसेस अलग अलग है। समझाता हूं एक बारी। देखो भाई, अगर डाई पे क्वाइन पे पहली बार हेड आता है तो उसके बाद हेड आने के चांसेस, ध्यान देना, टोटल 2 ही केस होंगे, उनमें से हेड आने के चांसेस कितना होंगे, 1/2। लेकिन अगर डाई पे टेल आ गया, टेल के बाद 1 आने के चांसेस पता कितने हैं, टोटल 6 केसेस हैं, उनमें से 1 आएगा, इसके चांसेस क्या होंगे, 1/6। तो भैया दोबारा हेड आने के चांसेस एज कंपेयर टू 1 आने के चांसेस से बहुत क्या है, ज्यादा है। भाई ज्यादा होंगे ना, दोबारा हेड आने के चांसेस ज्यादा है, और उसके 1 आने के चांसेस क्या है, कम।
तो जितने चांसेस इसके हैं उतने चांसेस इसके नहीं आने के, इसके चांसेस क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। जब भी कभी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे मैं तुम्हें इसकी बताऊं, H, H की, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को सोचो क्या हुआ है। पहले कॉइन टॉस किया, उस पे अगर हेड आया उसके बाद दोबारा कॉइन टॉस किया, ये तो हो रहा है। पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे हेड। पहले कॉइन पे हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। पहले कॉइन पे हेड आने की टॉस करूंगा 1/2। दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। कॉइन टॉस क्या है, कितनी हो गई? 1/4। अच्छा सिमिलरली बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ H, T कितनी होगी? पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरे कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ T, 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले कॉइन पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। कुछ समझ में आ गया भाई? इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो ऐसे वाले केसेस में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। डन? समझ में आ गया? अब जितनी इसकी है भैया उतनी ही किसकी होगी? T, 2 की भी इतनी है, देख लो, है ना? और T, 3 की भी इतनी होगी, T, 4 की भी इतनी होगी, और T के बाद 5 आने की भी इतनी होगी। अरे यार मैं कॉमा क्यों लगा रहा हूं? और T के बाद 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी होगी। समझ गए? इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। आई होप सबको क्लियर हो गया। हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये मैंने सैंपल स्पेस बना लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी समझ ली। चलते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि डाई पे नंबर क्या है? 4 से ज्यादा। तो लेट A डिनोट्स नंबर ऑन डाई is greater than 4 and B denotes, B क्या था? Given that there is at least one tail, B denote at least one tail। तो therefore अब A में कौन से इवेंट आएंगे जब डाई पे नंबर 4 से ज्यादा है? डाई पे नंबर 4 से ज्यादा है T5 और T6। T6। बी में कौन से इवेंट आएंगे? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल में ये वाला भी आ जाएगा और ये 6 के 6 आ जाएंगे। भाई कम से कम एक टेल होना चाहिए। चलो अब फटाफट से बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी है T5 और T6। चलो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है A when B is given। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B में ये दो इवेंट है, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/12 प्लस 1/12। B में कितने इवेंट है? B में ये 7, जिसमें से इसकी 1/4 है, बाकी जो 6 है सबकी 1/12 है। तो एक काम करते हैं 6 इंटू 1/12 डायरेक्ट लिख देते हैं। ऊपर आ गया 2/12, नीचे आ गया एलसीएम लूंगा तो 12 आ गया, 3 + 6 कितना हो गया? 9। 9/12 कैंसिल हो गया, 2/9 आंसर यही आया। समझ गए? अब करो वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा ये करो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। क्या कर रहे हैं भाई? एक डाई फेंक रहे हैं हम। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो डाई को दोबारा फेंकेंगे। इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन। और अगर उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो कॉइन को टॉस करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस बनाते हैं। अच्छा जब एक आया होगा तो क्या करोगा? कॉइन या डाई? जब एक आया तो क्या करा है? अबे बोलो ना, कॉइन। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या फेंका है? कॉइन फेंका है। तो क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा 2 आया होगा तो बताना क्या करा होगा? अबे 2 आया तो क्या करा है? कॉइन। 2H। बेटा ध्यान यहां होना चाहिए, समझ गए? अच्छा आगे
और अगर 3 आया है तो बताओ क्या होगा, डाई दोबारा फेंकिए, वेरी गुड। और जब डाई को दोबारा फेंकेंगे तो 6 तक आ जाएंगे। अगला, अब 4 आया तो क्या करा होगा, क्वाइन, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 5 आए तो क्या करा है, क्वाइन। और अगर 6 आए तो डाई फेंके, तो 6 से लेके फटाफट से 6 तक। अब एक बात पूछूंगा फटाफट से, दक्ष 5 को मैच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12। 5 की कितनी, 1/6, एच की कितनी, 1/2। ठीक है नेहा, 6,6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6,6 1/, है डाई पे पहली बार, रुमाना 1/36। इसने ऐड भी गलत करा लग रहा है, 1/6 प्लस 1/6 नीचे 1/12 कर दिया। देख भाई, पहले पे 1/6 इंटू दूसरे पे 1/6, तो कितना हो गया, 1/36। ठीक है भाई, चल थोड़ा सा मैं अगर पानी पी लूं। चलो अब इसके बाद, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज द टेल। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि कॉइन पे क्या है, टेल। तो ए डिनोट्स कॉइन शोज अ टेल। अच्छा, एंड बी डिनोट्स, बी क्या है, given that at least one die shows a 3, at least one die shows a 3। चलो अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ को, अच्छा ए में क्या है, कॉइन शोज अ टेल, तो पहले ए लिख लो, ए में कॉइन पे टेल आना चाहिए। एक तो आएगा 1t, अगला क्या आएगा 2t, अगला 4t, अगला 5t। अच्छा नेक्स्ट, बी में क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। एक तो ये सारे कम से कम किसी एक पे 6 आए, 3 1 3 2 डॉट 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 3 6 तक, ये 6 हो गए। अगला एक आएगा 6,3 वाला। हाँ जी, समझ में आया क्या, समझ में आ गया, आ गया। अब इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है a बाय b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, क्या हो जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगी, 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर कितना आ गया 0। समझ गए भाई। तो ये थे तुम्हारे भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है, पी ए दे रखा है, पी बी 0 दे रखा है ना क्या। अच्छा इसने 16 में देखना एक बार क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालो। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अच्छा अगला 17 देखना एक बारी, 17 बोला है A and B are events such that probability of A intersection B is equal to probability of, अच्छा अगर ऐसा जब B हो, जब भी अगर ऐसा हो तो क्या फॉर्मूला पुट करोगे यार, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। कैंसिल हो गया, क्या रिलेशन आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। समझ गए भाई, तो इसमें ऑप्शन होगा वही B, हाँ A इज इक्वल टू B हो गया। समझ गए, चलो इसे नोट करो। अब चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। बेटा ए नहीं है, ऑप्शन डी है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना, तो डी है ऑप्शन, ए इज इक्वल टू बी नहीं, पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो डी है। ठीक है चलो देखो भाई, अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। अब जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इसके कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। एक तो एग्जाम्पल 8 करा दिया था, 9 करा दिया था, ठीक है, तो वो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल 10 भी करा दिया था, ठीक है। तुम एक काम करो, एक्सरसाइज 13.2 पर आओ। 13.2 का आप लोग क्वेश्चन करो। अच्छा पहले से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करना एक बारी। अच्छा पहले मुझे बता दो एक बारी, हमने कल पढ़ा था, कोई भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, दो इवेंट। वेरी गुड, अगर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अच्छा अगर कोई दो इवेंट डिपेंडेंट है तो उसे लिखा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी व्हेन ए इज गिवन, और अगर तीन हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी। सही है ना? एक काम करो, पहला क्वेश्चन बताना, ये तो बहुत ही आसान है। पी ए दे रखा है, पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है। भाई वो जरूर देख लेना जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन कराए मैंने इंपॉर्टेंट। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अगर ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, 3/5 इंटू 1/5 कितना आ गया 3/25। चलो नेक्स्ट आगे। अच्छा हाँ, एक बात और, डिपेंडेंट इवेंट की एक पहचान होती है क्या, कि वो हमेशा कैसे निकलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। जहां भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, करो फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 3 करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो, 2 cards are drawn at random and without अरे सॉरी थर्ड था। A box of oranges is inspected by examining three randomly selected oranges drawn without replacement। समझ गए? एक बॉक्स है तो उसमें से 3 ऑरेंजेस निकाले हैं, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। सबको कॉन्सेप्ट पता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, एक निकाला बाहर रखा, दूसरा निकाला बाहर रखा और तीसरा निकाला। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ऑरेंजेस सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव्ड कर दिया जाता है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, वरना उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। चलो एक बार तुम सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे एक बात का जवाब दो भाई, हम जो बॉक्स है उसको इंस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कैसे कर रहे हैं, उसमें से कितने ऑरेंज निकाल रहे हैं, 3 ऑरेंज। कैसे निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला ऑरेंज निकाला, देखा बाहर रखा, दूसरा निकाला, देखा बाहर रखा, तीसरा निकाला, देखा बाहर रखा। उसको हम सेल के लिए अप्रूव कब करेंगे, जब वो तीनों सही आ जाएंगे, और अगर तीनों में से एक भी खराब आ गया तो वो सेल के लिए अप्रूव नहीं होगा। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि वो सेल के लिए क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो तीनों निकले वो तीनों क्या है, सही। उस बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं, 15, कितने सही हैं, 12, सही है। चलो सबसे पहले लिख दो इवेंट्स, लेट O1 डिनोट्स फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, पहला ऑरेंज गुड है, ठीक है। O2 डिनोट्स सेकंड ड्रॉन ऑरेंज, ड्रॉन भी लिख देना भाई, ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। O3 डिनोट थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड तभी होगा जब तीनों सही आएंगे, तो O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3, ये हो गया। समझ गए कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी की पहला सही आया इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरा सही आया जब पहला सही आया। पता लग गया? अच्छा, इनटू प्रोबेबिलिटी तीसरा सही आया जब पहले दोनों सही आए। समझ गए, फुल पावर समझ गए। अच्छा, पहला ऑरेंज सही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/15, 12 सही है। अच्छा, दूसरा ऑरेंज सही निकला है जब पहला सही निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे वेरी गुड, 11/14। तीसरा ऑरेंज सही निकला है जब पहले दोनों सही निकले, अरे जबरदस्त, 10/13। सॉल्व कर लोगे भाई, पक्का। अब इस क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। अच्छा, बॉक्स कब अप्रूव होता है सेल के लिए, जब तीनों सही हो। क्वेश्चन में आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सेल के लिए अप्रूव नहीं हुआ। अब नालायक को 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस दिस, ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑरेंज इज नॉट गुड, कैसे निकालोगे। मैंने बताया एटलीस्ट 1 वाला केस बहुत बार बताया है। केसेस क्यों बनाएगी बेटा, वेरी गुड यार, चलो कोई तो है मेरी आंख का तारा। 1 माइनस की सारे गुड हो, एटलीस्ट एक भी गुड ना हो, तो 1 माइनस सारे गुड हो, मतलब यही तो करना है।
समझ के ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। फुल पावर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा मैं तुमसे एक और पूछ लेता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले दो सही है और तीसरा खराब आया, कैसे निकालोगे? पहले दो सही आए, ये तो सेम रहेगा, तीसरा खराब, 3/30। डन कर लोगे इतनी फ्लक्चुएशन? डन डन डन। अगला चलो फिर। अच्छा फोर्थ करो एक बार, आसान सा है फोर्थ। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन है 13.2 का। क्या बोला है? अ फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। समझ गए क्या फर्क है? एक क्वाइन और एक डाई, सैंपल स्पेस बन सकता है बहुत आसानी से। एक क्वाइन और एक डाई है, H1 से लेके H6, अगला T1 से लेके T6 तक आएगा बच्चों। सही है, अब आगे चलते हैं। इसने क्या बोला है? अ फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। ए कौन सा इवेंट है कि क्वाइन पे हेड आया, तो H1 से लेके H6 वाले सारे इवेंट किसमें आ गए? ए में आ गए। आगे बोला है बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बी कौन सा इवेंट है कि डाई पे क्या आया? 3, यानी एक आ गया H3, एक आ गया T3। सही है, समझ गए क्या बोला इसने? क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं? कैसे पता लगेगा? अगर पी ए इंटू पी बी किसके बराबर आनी चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फटाफट से क्या निकालो? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? H3 आ रहा है, सिर्फ एक ही इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां से निकालो, 6/12 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां से निकालो, दो इवेंट है तो 2/12 दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक ही है तो कितना आएगा? 1/12। अब पी ए इंटू पी बी करो, 1/2 इंटू 1/6 दैट इज 1/12। पी ए इंटू पी बी किसके बराबर आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गए? आसान था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आपसे 5th भी हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्लास में भी कराया था, एक बार दोबारा करो, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। 7 करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals to 3/5 and probability of B equals to P। तो find P, मुझे P निकालना है कब? पहला केस when they are पहला केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा केस है when they are independent events। अब सबसे पहली बात भैया बार बार कहता हूं, कोई भी दो इवेंट हमने सीखा था जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? 0, क्योंकि अब ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? 0। समझ गए? निकालना मुझे क्या था? पी। अब इसका पहला वाला केस देखो, सिंस आपको पी ए यूनियन बी पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास में हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब धड़ाक कैसे देखो, कौन से इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये कितना है? 3/5। ए कितना है? 1/2। बी कितना है? पी -0 कर दो माइनस, 3/5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5 1/10। पहला पार्ट समझ में आ गया? अच्छा अब ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में पहले वही लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए यूनियन बी कितना है मेरे पास? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? पी। अच्छा अब ये कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट, तो उसमें ये चीज किसकी इक्वल होती है? पी ए इंटू पी बी। भाई लोगों मैं लिख सकता हूं ऐसे,
ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा 3/5 प्लस और -1/2 इक्वल्स टू पी, पी ए 1/2, ये हो गया पी। ये कितना आया था? 1/10 आया था, 1/10 आया था ना, 1/10 इज इक्वल टू पी माइनस पी/2, पी माइनस पी/2 होगा p/2, 2 से 10 कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 1/5। भाई ये कैलकुलेशन अगर गलती हो तो मुझे माफ करना। समझ गए? बात समझ में आ गई? फुल पावर समझ में आ गया? अच्छा मैं एक बात और बता दूं बेटा, केस चल रहा है इंडिपेंडेंट का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट तो जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है ना? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट, हाँ समझ गए ना? सारे सब आपस में जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। अब आ जाओ, तुम्हें इसका क्वेश्चन करना है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट बोले, क्वेश्चन नंबर 8 करो फटाफट से, बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से करो 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। पता लग गया, क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है कितनी है? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है कितनी है? 0.4। फाइंड, पहले केस में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.12। दूसरा केस क्या बोले? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12 कितना हो गया भाई? 0.58। अगला थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, तो ये कितना आ जाएगा? 3, 0.3 आ गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए अपने निकाला था अभी, कहा था 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.3, तो ये आंसर आ गया 0.4। बेसिक सिंपल इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करो, फटाफट से करो क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन फालतू दे रखी है। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट है? अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं बोला, नहीं बोला है ना। चलो ए एंड बी आर टू इवेंट्स, बट मैं थोड़ा चालू हूं पता है। देखो पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे यहां पर आपको ना एक चीज सिखानी है, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन कराया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है कितना? 1/8। थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी, क्या निकालना है? नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है। अच्छा ओके भाई, थैंक यू। चलो ये निकालना है नॉट ए एंड नॉट बी। अब ना एक बात सुनो, वैसे अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला होता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो क्या आंसर आ जाएगा, सबको पता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जल्दी करना है क्योंकि इसमें एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा है। फटाफट से नजर मारो, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ध्यान से देखो, पी ए इंटू पी बी कितना आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने खुद ही ऑब्जर्व कर दिया कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट कर लियो ऑब्जर्व। तो भैया भाड़ में गया ना फॉर्मूला। अब सिंस आप, वो तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्ट लिखना पी ए इंटू पी बी 1/8 इज इक्वल टू कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
ठीक है, अभी हमने ऑब्जर्व कर लिया। खैर एमसीक्यू में तो सब कुछ लिखना नहीं है, तो सीधा आपने आंसर निकालना है, फटाफट से रफली वर्क करना है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे? तो हाँ होंगे। तो सीधा आंसर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। पी ए नॉट का आंसर 1 माइनस पी ए। पी ए कितना है? तो देखो भाई चुटकियों में क्वेश्चन होगा, ये तो मैंने लिखा है, आपको तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा एमसीक्यू में। हो गया, मजा आ गया। बस ये ऑब्जर्व कर लेना, अगर इंडिपेंडेंट हुए कुछ भी पूछे फटाफट से निकालना ना यार। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10th क्या कहता है? ये कहता है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट टी ए दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी ये हमें गिवन है 1/4। चलो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। चेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो फटाफट से आ जाओ, ये चीज गिवन है। नॉट ए और नॉट बी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बताओगे क्या? एक बारी बताओगे क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भैया पता होना चाहिए 1। अब ये कितना है मेरे पास? 1/4, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1 माइनस 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 3/4। अब चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 7/12, 7/24। क्या ये इसकी इक्वल आया? नहीं, इज नॉट इक्वल टू क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। चलो चलो चलो, अब तो ये कर लोगे, ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। 11th आपसे हो जाएगा। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। ए एंड नॉट बी किसके इक्वल होगा? ए एंड नॉट बी का मतलब होता है ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। पी ए और बी का मतलब क्या होता है? यूनियन। अब यूनियन के लिए बताना कैसे निकालोगे? मैं 11th के 3rd पार्ट की बात कर रहा हूं। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे निकालोगे? या तो फॉर्मूला पुट कर दोगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंट। चलो हाँ वैसे कर लेना, ठीक है ना। चलो या इसका एक तरीका और बताओ, क्या बता दो? ए कॉम्प्लीमेंट, सही समझ गए। अभी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट भी हो जाएगा। कर सकते हो ऐसा। और अगला क्या है? नीदर ए नॉर बी। 4th पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। इसका आंसर क्या है यार? पी ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना यार। समझ गए ना? बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा इतना क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। एक बार करना तुमसे होगा। ये सेम क्वेश्चन ये किस में है? डाई में है ना। ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, वो क्वाइन में है। एक बार करना, इसको पढ़ के समझना। क्वेश्चन नंबर 12 करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, बोलना नहीं प्लीज। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई कितनी बार फेंका है? 3 बार। कितने इवेंट्स बनेंगे? 216। सोचो। अब देखो भाई यहां पर मजा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। चलो भाई डाई फेंकना क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। 2 कॉइन फेंकी, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। याद रखना, ठीक है। एक डाई को 3 बार फेंका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑड नंबर कम से कम 1 बार आए। अब जरा सोचो, अगर वैसे बनाने बैठ जाऊं 216 बनेंगे, फिर गिनने बैठ जाऊं वो तोड़ देंगे। अब आप याद रखना ये चीज, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आना है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। क्या निकालना है? ऑड नंबर एट लीस्ट वंस।
चलो भाई, क्या था? ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अब यार मैंने आपको बहुत बार बताया, एटलीस्ट वंस वाला जब भी केस आए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होता है? अच्छा एक मिनट, बात चलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? आ सकता है एक नंबर में भाई, कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? मतलब नॉट वाले, जैसे गेटिंग अ नंबर 3, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? नॉट गेटिंग अ नंबर 3। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या? किसी भी इवेंट प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम है वो कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ गई? याद रखना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? एक इवेंट प्लस उसका नॉट वाला, वो दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब आ जाओ फटाफट से, गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। यार ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? नहीं यार, हाँ, कम से, इसका मतलब है कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। बच्चों दिमाग में सोचो, कम से कम एक बार ऑड नंबर, या तो एक बार ऑड नंबर आए, या किन्हीं 2 पे ऑड नंबर आए, या किन्हीं 3 पे ऑड नंबर आए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? एक भी ऑड ना आए। पता लग गया ना? तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ऑड नंबर ऑन द डाई। समझ गए? ऐसे लिख दो, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन ऑल डाइस। समझ गए? बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं यार, मान लो मैंने 3 कॉइन फेंके होते, मैं कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग टेल एटलीस्ट वंस। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता? नॉट गेटिंग टेल। याद रखी बात, बड़ा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा फॉरवर्ड। एक एमसीक्यू में भी डायरेक्ट आ जाएगा, या 2 नंबर में एसोसिएशन रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से, तीनों में से किसी पे भी ऑड नंबर ना आए। अब सुनो, मैंने आपको एक बात बताई, क्या डाई फेंकना, क्वाइन फेंकना, ये सारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब किसी एक पे भी ऑड नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब पहली वाली पे भी इवन, दूसरी वाली पे भी इवन, और तीसरी वाली पे भी इवन। पहली पे इवन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, दूसरी पे इवन आएगा 3/6, तीसरी पे इवन आएगा 3/6। बस सारे क्या है? यही तो है। 1 माइनस ये कितना हो गया? 1/8, 7/8 आंसर। यार बेटा समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? आ गया सबको समझ में? फुल पावर आ गया? नेक्स्ट देखो, अगला अगला क्वेश्चन करो। अच्छा यार पहले ना एक बार 14 करो, 14 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन करो एक बारी, 14। क्वेश्चन नंबर 14, 13.2 का पढ़ते हैं एक बारी। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ही दे दिया, दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम 1/2। अच्छा आगे, बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम 1/3। बेटा ऐसा ही ना, यहां पर 3 स्टूडेंट आ जाएंगे, ए बी और सी वाला केस भी आ सकता है, अभी बताता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब दोनों क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। भाई आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई? सॉल्व। और दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। पहला केस क्या था? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो पहला केस है इसका मतलब बताओ क्या है? हाँ, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया भाई, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, चाहे ए ने की हो, चाहे बी ने की हो, चाहे दोनों ने की हो। बात समझ में आ गई? और कभी कभार वो ये बोल देगा क्या, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब भी क्या है? ए यूनियन बी। तब भी इसका क्या मतलब है? ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अच्छा ओके ठीक है, चलो समझ में आ गया। एटलीस्ट वन का मतलब भी क्या है? ए यूनियन बी है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब भी क्या है? ए यूनियन बी। अब ना मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले ये निकाल लो, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर ये बोल देता प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बोथ का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, और वो क्या आंसर होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए? तो पहले मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉल्व्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/2 इंटू 1/3 कितना आ गया? 1/6। बात समझ में आ गई?
ये वाली बात समझ में आई। अब पहला केस, पहला केस क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बोले या एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब है यार क्या, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब दो केस है तो आसान है, चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे क्या कर लो। एक और तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे मर्जी कर लो, अभी एटलीस्ट 1 था तो मैं चलो इसको ऐसे कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज पता है, पुट करो। चलो सारी वैल्यूज पता है, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6। यार बेटा एलसीएम लिया 6 आ गया, कितना आ गया 3 + 2 - 1, 5 - 1 कितना हो गया 4/6 यानी 2/3। ये बात समझ में आई, समझ में आई, सेंटेंस समझ में आया प्रॉपर तरीके से। अच्छा अगला सेकंड पॉइंट क्या बोला इसने, सेकंड बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बेटा एग्जैक्टली बड़ा मन में सोच, क्या मतलब है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एक ने किया है तो एक ने नहीं किया, किसी एक ने तो किया है, ए ने किया है तो बी ने नहीं किया, और बी ने किया है तो ए ने नहीं किया। और एग्जैक्टली वन ऑफ देम को पता है कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सुनना ध्यान से, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इसका मतलब है किसी एक ने की है। अगर ए ने की है तो बी ने नहीं की, और अगर बी ने की है तो ए ने नहीं की। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे कि सिर्फ ए ने किया, सिंबल में। अरे वेरी गुड, कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। इसका मतलब ये तो यार ए ने की और बी ने नहीं की, तो इसका आंसर क्या होगा बताना, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका आंसर क्या होगा यार, पी ए इंटू पी बी नॉट। क्लियर है भाई, क्लियर है। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिर्फ बी ने किया, दक्ष। अरे समझ गया ना बेटा, अरे वेरी गुड, समझ में आ गया सबको, सिर्फ बी ने किया तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, पक्का सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ में दोनों केस आएंगे, हो सकता है ए ने की तो उस केस में बी ने नहीं की, और बेटा हो सकता है बी ने की उस केस में ए ने नहीं की। समझ गए। अब जरा सुनना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अच्छा अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी वो लगाएंगे नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो भैया बहुत आसान है तो। ए कौन, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, अच्छा बी की कितनी है 1/3, बी नॉट की कितनी हो जाएगी 2/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 - 1/2 कितना 1/2। समझ में आया, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में बस यही दो बातें पूछी थी, अब आगे वाली बातें मैं पूछ रहा हूं। थर्ड केस लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। चुप रहना सारे भी, नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। हाँ जी, नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है अनंत, अरे वेरी गुड, ना ही ए ने की और ना ही बी ने की। सिंबल में कैसे लिखूंगा, वेरी गुड यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। समझ में आया भाई, फुल पावर आ गया। अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ गए, समझ गए, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 1/2, पी बी नॉट कितना हो जाएगा 2/3, आंसर आ गया 1/3। समझ गए, हाँ 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एक और पूछ लूं, जरा ध्यान से लिखना, वो केस लिख लो जरा, पर तुमसे पूछूं, मजा आ जाएगा अगर तुमने ये बता दिया तो, पक्का मजा आ जाएगा तुमने बता दिया तो, ठीक है। और भाई जो वीडियो से कर रहे हैं सोचना भाई, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम, पहले नहीं बोलना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट
सॉल्व द प्रॉब्लम। बोलेगा नहीं कोई, अभी अभी कोई नहीं बोलेगा। वीडियो वाले भाई वीडियो पॉज कर लो फटाफट से और इसका आंसर सोचो। चलो भाई, अब बोलेगा नहीं कोई। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब बता दो क्या। मतलब किसी एक ने सॉल्व नहीं करी। वेरी गुड, जबरदस्त। कम से कम किसी एक ने सॉल्व नहीं करी, ना ही ए ने की, ना ही बी ने की, ना ही दोनों ने की। अब सी कहां से आ गया इसमें? ये तो भावनाओं में बह गया भाई। अल्फाबेट नहीं बोल रहे हैं ABCD। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब ना बेटा बता दो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। गलत भाई, मुझे सिंपल पहले वो आंसर नहीं चाहिए, रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ये ऐसा क्वेश्चन 11th में है। अबे क्यों भाई, क्या बंदा है ये? इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। हाँ भाई वीडियो वालों, अगर तुम्हारा आंसर ये आया तो भाई तुम्हारे लिए तालियां। समझ गए भाई? समझ में आ गया? पक्का आ गया फुल पावर? अब ये तो भैया आप निकाल ही सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बता दो भाई, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कौन से इवेंट है भाई? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या होगा? इसका आंसर मैं निकाल चुका हूं, तो आंसर हो गया 1 माइनस 1/6, 5/6 आंसर। समझ में आया भाई? दिमाग चला? अब ना थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से भी आता है। पहले फटाफट से नोट करो। अब मान लो सपोज करो आपके पास 3 स्टूडेंट आ गए, पी आ गया, एक पीबी आ गया। चलो पीबी ये 1/2 है, ये 1/3, इसको 1/4 कर लो। और इसको चलो एक और स्टूडेंट आ गया सी, उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/4, 0.2, 0.5, 1/3 ले लूं? नहीं 1/3 नहीं लूंगा, 1/5 ले लो। चलो 0.2 हो गया ना, 0.2, हाँ ठीक है। चलो इसको 1/3 ले लो यार, 1/3, हाँ ठीक है। चलो सही है। ये 3 बच्चे आ गए। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इतना है, बी इतना करता है, सी इतना। अभी जरूरी नहीं है प्रॉब्लम पे आ जाए। ऐसे एक पता क्वेश्चन भी था, वहां पर होता है 2 जेट प्लेन है, वो एनिमी में बॉम्ब गिराते हैं। ए वाला गिराता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बी वाला गिराता है ये। क्या वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉम्ब गिर गया, मतलब टारगेट हिट हो गया। तो यही तो केस है सारा, यही चलेगा सब कुछ। समझ गए? जेट प्लेन वाले में इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ये गिरा रहा है, ये गिरा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, टारगेट को हिट करने की। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, टारगेट हिट हो गया तो ए यूनियन बी। किसी एक ने हिट किया तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर 3 आए तो ऐसे कर देना। अब आते हैं, ये 3 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी इतनी है, सी सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी इतनी है। तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है भाई? चलो अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, मैं जिससे पूछूंगा ये जवाब देना, ठीक है? लिखते रहना, ठीक है साथ साथ। पहला केस लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अनंत बताएगा इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्व्स द प्रॉब्लम क्या मतलब है इस बात का? तो बता कैसे लिखेगा? प्लस, अच्छा इनटू, मजा नहीं आया, कोई और बताओ। ए यूनियन, मन तो कर रहा है तुम्हें बुला के दिखा के मारूं हैं, बस यही पढ़ रहा है लग रहा आज भाई। ऑल ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ए ने भी की, बी ने भी की, सी ने भी की, कम से कम किसी एक ने थोड़ी की भाई, सबने की ना। पता लग गया भाई? ये है भाई शाइनिंग स्टार ऑफ द डे। अब इतनी फोटो दिखा दो वीडियो में, रुक जा। पर इसको भी मेरा जुड़वा भाई लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है। ऑल ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम यार। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो भैया 1/3, 1/4, 1/5 इंटू आप लोग कर लेना 1/60। चलो अच्छा अगला, अब अगला भाई गुरुदेव आप नहीं बोलेंगे अब, ठीक है? इनको भी सीखने का मौका दो। प्रोबेबिलिटी
देखो भाई, नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये सही है भाई, नन ऑफ देम किसने नहीं की ना, ए ने भी नहीं की, बी ने भी नहीं की और सी ने भी नहीं की, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा ये रिप्रेजेंट होगा ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, अब कुछ ज्यादा नहीं, एक ही पता है तो ए नॉट की क्या हो जाएगी 2/3 है ना, 1 माइनस दिस 3/4, 1 माइनस दिस 4/5। सबको क्लियर है? अगला थर्ड प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। भाई किसी एक ने कर दी, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हैं यहाँ 3 बच्चे बेटे, तू तो अभी कुछ पहले क्वेश्चन में पता नहीं। हाँ बता सकती है? हाँ बता। गलत, कोई और? सी भी तो आएगा। हाँ बोल भाई, किसी एक ने की बेटा, किसी एक ने। बेटा ये चाइनीज लिखी हुई है क्या? वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कोई है मेरे पास? वेरी गुड, आ गई भाई, एक बच्ची आ गई, एक बच्ची आ गई। किसी एक ने सॉल्व किया भाई। चलो भाई, किसी एक ने किया तो हो सकता है ए ने की हो, बी ने नहीं की और सी ने नहीं की। एक केस ये बनेगा, 3 बच्चे। अगला केस हो सकता है ए ने की हो, बी अरे ए ने नहीं की, बी ने कर दी और सी ने नहीं की। एक केस हो सकता है सिर्फ सी ने की। हाँ जी क्लियर है? अब कैसे इवेंट है ये? इंडिपेंडेंट। तो ये चीज किसके इक्वल होगी? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, बी नॉट हो जाएगी 3/4 और सी नॉट हो जाएगी 4/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/5। सही है? अगला फोर्थ केस, प्रोबेबिलिटी exactly 2 of them या 2 of them solves the problem। हाँ जी, अब तो बता दे भाई अनंत, किन्नी 2 ने सॉल्व की? 2 सॉल्व की तो प्रोबेबिलिटी ए नॉट, प्रोबेबिलिटी बी सी। ये क्या बोल रहा है अक्षित भाई, बता दे। हाँ बता। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बाकी। सही है, समझ गया मैं भाई। 2 ने की तो 2 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, 1 पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बड़ा तू ना ये पता नहीं एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा था तो मुझे नहीं आती, उसमें कहीं ना कहीं मैथ था पर समझ नहीं आ रहा था। ठीक है कोई कहीं ना कहीं मैथ था पर समझ नहीं आ रहा था। चलो अच्छा, ये देखो अब इसका आंसर बताने क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं। इसका आंसर क्या होगा? पी ए 1/3, पी बी 1/4 और पी सी नॉट कितना 4/5, प्लस पी ए 1/3, पी बी नॉट 3/4 और पी सी 1/5, प्लस पी ए नॉट 2/3, पी बी 1/4 और पी सी 1/5। सही है? चलो ये सारी बातें सबने लिख ली। अगला वाला केस जरा बताना एक बारी भैया।
कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिखता हूँ। अच्छा प्रोबेबिलिटी, एक मिनट रुक जाओ, मजा पता है अब आएगा। हाँ प्रॉब्लम, ओए बोलो नहीं प्लीज, यहां ध्यान दो। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, अगर ये नहीं बता पाए ना तो उसका मतलब आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो। ए यूनियन बी यूनियन सी, वेरी गुड। अच्छा इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बात सेम है। अच्छा तो अब इसका फॉर्मूला बताना क्या बनेगा। अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाने बैठ गया तो बहुत बड़ा होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो तेरे को समझ में आना चाहिए था, मैंने सारा सही बोला यार, तेरे को समझ में आया ना बेटा, तेरे में ही गड़बड़ है कुछ। ठीक है भाई, चलो ठीक है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो ये हो जाएगा। अब हाँ, अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है क्योंकि एटलीस्ट वन वाला है, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सही है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा वन, अच्छा नन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, अरे ये था ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, जो भी आंसर आएगा भैया वो करता। 2/3, 3/4, अच्छा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 2/5। अच्छा अगला, एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, क्या होगा, क्या यहां केस बनेंगे। हाँ कौन कौन से वाले बनेंगे, एक तो वो कि नहीं दो ने करी और एक वो जो तीनों ने करी। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो आ जाएगा ये वाला एग्जैक्टली 2, दो वाले आ जाएंगे एटलीस्ट 2 में, दो ने की और तीनों ने की, प्लस में एक केस और ऐड हो जाएगा जिसमें तीनों ने की, ये वाला ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्यों मैं लिख नहीं रहा, यहां पे चेंज कर दो, एग्जैक्टली 2 की जगह लिख दो एटलीस्ट 2, ये तुम्हारा हो गया 6th। एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो किन्हीं दो ने की प्लस तीनों ने की, यही तो आएगा, दो ने की या तीनों ने की, और इसका आंसर तो जो ये था यहां से 1/16। आई होप ये केस सबको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन उसमें भी आता है, वही प्लेन है, वो बॉम्ब एनिमी पे बॉम्ब अटैक करता है, एक गिराने की प्रोबेबिलिटी, ए का टारगेट हिट करने की इतनी है, बी का टारगेट हिट करने की इतनी है, सी का इतने की है, तो बताओ टारगेट हिट हो गया तो उसमें लगेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इतना तो दिमाग होना चाहिए आप में, इतना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, हाँ अच्छा अब एक बार ये करना पहले, अब करो क्वेश्चन नंबर 13 करो। देखो भाई क्वेश्चन 13 क्या था, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। 2 बॉल निकाली है विद रिप्लेसमेंट। अच्छा भाई विद रिप्लेसमेंट वाला केस हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, बात ही खत्म हो गई। विद, क्योंकि वहां पर पहले के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। विदाउट वाला क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट, और विद वाला हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट। याद रहेगी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। अच्छा 13 में क्या बोला है, 2 balls are drawn from a box containing 10 black, बॉक्स में 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, भाई केस है विद रिप्लेसमेंट का। पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/18। चलो दूसरी बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/18, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगला ये तो आसान सा था बहुत, प्रोबेबिलिटी क्या, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड, ये तो मैंने तो वैसे भी कराया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड क्या था, सेकंड इज रेड, सेकंड इज रेड। चलो पहली ब्लैक दूसरी रेड, पहली बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18 और दूसरी रेड की 8/18। थर्ड केस है, थर्ड केस क्या बोला इसने, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड।
वन ऑफ them is black and other is red। ये क्वेश्चन खाली वन ऑफ them is black से भी हो जाता है। ठीक है, दो ही केस है यहाँ पर, दो ही बोल है। वन ऑफ them is black का मतलब एक ब्लैक और एक रेड। अब ना ये विद रिप्लेसमेंट की बात है, तो मैंने आपको बताया था विद रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर मैटर करता है, पहली दूसरी, समझ गए। वन ऑफ them is black में हो सकता है पहली रेड हो जाए और दूसरी ब्लैक। एक केस ये बन जाएगा R1 और B2 कर दो। एक केस से बन जाएगा पहली ब्लैक हो जाए और दूसरी रेड हो जाए, ये दो केस बनेंगे, है ना। तो पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/18, दूसरी ब्लैक होगी 10/18, प्लस पहली ब्लैक होगी 10/18, दूसरी रेड होगी 8/18। सही है, सही है। अच्छा मैं बोल दूं नन ऑफ देम इज ब्लैक, क्या बनता, पहली भी ब्लैक नहीं दूसरी भी ब्लैक नहीं, तो रेड, तो हाँ, अरे फर्स्ट वाला बन जाता। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक, तो वन माइनस नन ऑफ देम इज ब्लैक, ये तो आसान से केस सारे बन जाएंगे, वही सॉल्विंग वाला केस है। ठीक है, चलो 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 क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो बेटा। 17 करो, देखो तुमसे हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन था ये 17, क्या क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अब डाई फेंकी गई है, डाई फेंकना कौन सा इवेंट होता है, इंडिपेंडेंट। दोनों पे क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। पहली पे 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी पे 2 आएगा 1/6, तो 1/6 इंटू 1/6 1/36, तो ये कुछ पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो यार, ये छोटी छोटी चीजें बेटा एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की पढ़ के जाना, ये कभी भी आ जाती हैं। क्या है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे कब, कौन सा केस सही है, पहले देखते हैं एक बारी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अगला ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, पहली बात इसका मतलब है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। हाँ ऑप्शन में यही दे रखा ना, ये इसके इक्वल दे रखा है। हाँ ऑप्शन बी तो सही है, ऑप्शन सी का जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी का जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है, सही। समझ गए, चलो। अब भाई लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल 13 एग्जांपल 14 कराया था, जब मैंने इंट्रो कराया था इसका ना, जब क्विक रिवीजन कराई थी, तो वो वहीं से देखना है। 13 14 दोबारा करना नहीं आता, बस जिसको नहीं आता भाई वो 13 14 जरूर करना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है तो इसलिए नहीं करा रहा हूं। अच्छा यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस का एग्जांपल 23। एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जांपल 23 पढ़ो फटाफट से सारे। एग्जाम्पल 23 देखो भाई, ये बेटा जो नई बुक आई थी 23 24 उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं हम लोग। ए एंड बी थ्रो डाई ऑल्टरनेटिवली, वरना अपना क्वेश्चन मैच कर लो। ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6। समझ गए, ए और बी दो बंदे हैं जो डाई फेंकते हैं, ठीक है, और कब तक फेंकते हैं, जब तक किसी एक का 6 ना आ जाए। जैसे किसी एक का 6 आएगा वो क्या होगा, गेम जीत जाएगा। ए और बी दो बंदे हैं, यही समझ लो मैं और कैटरीना कैफ है, हम दोनों खेल रहे हैं, ठीक है भाई। तो हम दोनों में से कौन जीतेगा, जब जिसका क्या आ जाएगा पहले 6। अच्छा मैं ही जीतूंगा ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, मैथमेटिशियन हो तो मैं जीतूंगा, पर इतना बड़ा पद नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ आता है। चलो, ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, ठीक है, एंड विंस द गेम। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। अच्छा, उन दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर ए ने गेम को स्टार्ट किया। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ये 3 वाले केस में भी आ जाएगा, ए बी सी हो जाएंगे, मतलब मैं कैटरीना कैफ और उर्वशी रौटेला हूं, उस वाले केस में भी आ सकता है ये, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ए और भी दो बंदे हैं, वो एक गेम खेलते हैं और इस तरीके से खेलते हैं, डाई फेंकते हैं, जैसे किसी का 6 आता है वो गेम जीत जाता है, ठीक है। दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ए ने गेम स्टार्ट किया, समझ गए, ठीक है। अगर
ए ने गेम स्टार्ट किया, ठीक है। अब तू लगा ले कि मैंने किया या उसने किया, जो भी, चलो एक ही बात है। चलो अच्छा, मुझे ना बस अब चलो वापस क्वेश्चन पे आता है यार, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बता दो कि ए गेम किस किस थ्रो में जीत सकता है। ए ने गेम स्टार्ट किया, पहले मैंने, फिर इसने, फिर मैंने, फिर इसने, तो मैं कब कब जीत सकता हूँ? या तो मैं फर्स्ट थ्रो में जीत सकता हूँ, या उसके बाद थर्ड में, या उसके बाद फिफ्थ में, क्योंकि मेरी बारी तभी तो आएगी, फर्स्ट में आएगी, थर्ड में आएगी, फिफ्थ में आएगी, एंड सो ऑन आएगी। तो अब गेम कब जीतते हैं? जब 6 आता है। अच्छा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, जब डाई फेंकते हैं तो 1/6, और नहीं आने की 5/6। चलो अब आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी, सिंस A starts the game, so he can wins the game in either first throw, comma third throw, first throw, either first throw, third throw, fifth throw, and so on, ऐसे चलता रहेगा। चलो समझ गए। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। ए जीतेगा, यानी मैं जीतूंगा। ए जीतेगा, हो सकता है पहले थ्रो में जीत जाए। पहले थ्रो में कब जीतेगा? मैंने फेंका और 6 आ गया, मतलब ए ने फेंका और 6 आ गया, तो ए ने फेंका और 6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब अगर फर्स्ट में नहीं जीते तो कब जीतेगा? थर्ड में। भाई साहब ध्यान दे लो, थर्ड में कब जीतेगा? ए ने फेंका 6 नहीं आया, बी ने फेंका 6 नहीं आया, सी ने फेंका 6 आ गया। ए ने फेंका 6 नहीं आया, बी ने फेंका 6 नहीं आया, सी ने फेंका 6 आ गया। सही, समझ गए। अब फिफ्थ में कब जीतेगा? ए ने फेंका 6 नहीं आया, बी ने फेंका 6 नहीं आया, ए ने फेंका 6 नहीं आया, बी ने फेंका 6 नहीं आया, फिर ए ने फेंका 6 आ गया, एंड सो ऑन। समझ गए? हाँ भाई, नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आया था? गेम क्या थी? तू चल, तू और मैं गेम खेल रहे हैं भाई, हम एक डाई फेंकते हैं, ठीक है भाई। तो हम में से कोई न तभी जीतेगा जब किसी एक का 6 आ जाएगा। मैंने गेम स्टार्ट किया, तो बता मैं कब कब जीत सकता हूं? या तो पहली बार में, अगली बार कब जीतूंगा? अगली बार में फिफ्थ में, ऑड नंबर पे जीतूंगा, तो मैं अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। पहली बार तब समझ गया ना? डन, चल बढ़िया। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, सबको दिख रहा है 1/6 कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 5/6 की होल स्क्वायर, यहां बचेगा 5/6 की पावर 4, डॉट 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 डॉट। सही है, सही है। अब ना 11th क्लास में एक जीपी पढ़ी थी। जीपी में ना सम टू इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला होता है, a/1 - r, जहां पे r <1 होता है। ये एक जीपी बनती है, हमेशा बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, दिस नहीं दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है। और ये कितना है? 1 से छोटा है, 25/36। तो सीधा इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/6 a अपॉन 1 - r। कॉमन रेशियो कितना है? दिस अपॉन दिस, यानी 5/6 होल स्क्वायर। सही है, सही है। इसका जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 1/6 इंटू 36 - 25, 36 - 25 हो जाएगा 11, तो ऊपर आ गया, चल नीचे 1/11/36, 6 था 36, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11। ए जीत गया। और बी कब जीतेगा? जब ए हारेगा, सिंपल सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, 1 - प्रोबेबिलिटी ए विंस, तो 1 - 6/11, 5/11 आंसर। समझ गए बच्चों? पक्का समझ में आ गया? तो भैया ये थे तुम्हारे किसके, आज हमने क्या करा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बेस्ड उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। थैंक यू सर।